हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन डेप्थ इनसाइट में। यहाँ हम यूपी पीजीटी 2011 के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिसमें अभी तक हमने क्वेश्चन फर्स्ट से लेके क्वेश्चन 24 तक को पार्ट फर्स्ट में देखा है और इस पार्ट में हम क्वेश्चन 25 से लेके क्वेश्चन 50 तक को एक्सप्लेन करेंगे। अब हम यदि क्वेश्चन फर्स्ट 25 को देखें, 25 है क्वेश्चन। ड्यू टू द एक्शन ऑफ डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन की वजह से होता है। फर्स्ट है यहाँ पे ऑप्शन इंपोर्ट बिकम कॉस्टलियर, सेकेंड है इंपोर्ट आर चीपर एंड थर्ड है एक्सपोर्ट आर कॉस्टलियर एंड फोर्थ है नन ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पे इसके ऑप्शन को देखने से पहले हम डिवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो डिवैल्यूएशन है क्या? कोई भी कंट्री जो है वो डिवैल्यूएशन क्यों करती है, हमें पहले ये जानना होगा। तो डिवैल्यूएशन हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो इकोनॉमी का ग्रोथ है वो अच्छे से हो सके। ठीक है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे इंडिया को लेते हैं। इंडिया को तो वो क्या करती है, डिवैल्यूएशन से पहले जो डॉलर के रिस्पेक्ट में करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो क्या चल रहा है, $1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग सिंपल लेते हैं कि 50 रुपए चल रहे हैं। ठीक है, यदि $1 इज इक्वल टू 50 रुपए है तो क्या करता है कि इंडिया यदि $1 इज इक्वल डिवैल्यूएशन कर दे तो $1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, अब ये 60 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, हमारी जो मनी की वैल्यू है वो कम हो रही है। ठीक है, तो अब $1 इज इक्वल टू 50 रुपए है और अब जब डिवैल्यूएशन हो गया यहाँ पे ड्यू टू डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन ठीक है, तो डिवैल्यूएशन की वजह से हुआ ये कि $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज हो गया। अब आप ये मान लीजिए कि कोई एक, यहाँ पे हम राम लेते हैं। राम क्या था कि यूएस से एक कपड़ा खरीद रहा था। मान लीजिए कपड़ा खरीद रहा था, एक एक कपड़ा खरीद रहा था, उसे $1 में एक कपड़ा मिल रहा था, तो और वो पे कितना कर रहा था, 50 रुपए पे कर दे रहा था। लेकिन जब डिवैल्यूएशन हो गया तो एक ही कपड़े की के लिए अब उसे $1 यदि पे करना है तो उसे 50 रुपए न पे करके अब उसे 60 रुपए पे करना होगा। ठीक है, यदि वो यूएस से कोई कपड़ा परचेज कर रहा है या फिर खरीद रहा है तो उसे अब 50 रुपए की जगह पे 60 रुपए पे करना होगा। इसका मतलब जो वो यूएस से इंपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में बता रही हूँ। ठीक है, यदि वो यूएस से इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, एक कपड़ा इंपोर्ट कर रहा है मान लीजिए आप, तो क्या हो गया, अब इंपोर्ट उसके लिए क्या हो गया, यहाँ पे कॉस्टली हो गया ना, कॉस्टली हो गया। अब वही कोई उधर से मतलब यूएस साइड से यहाँ पे कोई रिया है, ठीक है, वो ले रही है कोई सामान, तो $1 इज इक्वल टू उसे यहाँ पे इंडिया में पहले कितना मिल रहा था, यदि वो पे कर रही थी तो 50 रुपए के हिसाब से उसे कुछ मिल रहा था। अब वही वो $1 इज इक्वल टू यहाँ पे यदि वो करती है तो उसे 60 रुपए मिल रहे हैं। तो रिया के लिए क्या है, यहाँ से सामान मतलब रिया के लिए इंडिया से सामान खरीदना, इंडिया से सामान खरीदना सस्ता पड़ रहा है। इसका मतलब कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट जो होगा इंडिया का वो चीपर होगा उसके लिए। तो जब यूएस से कोई सामान खरीद रहा है इंडिया में तो उसके लिए चीपर होगा। इसका मतलब इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज करेगा और जो इंडिया का, यहाँ पे मैं इंडिया लिख दूं, इंडिया का इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट वो क्या है, इंडिया का इंपोर्ट जो है वो कम होगा, या फिर यहाँ पे हम यूं कह ले कि इंडिया का जो इंपोर्ट है वो कॉस्टलियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम यदि डिवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ चुके हैं तो अब हम यहाँ पे यदि ऑप्शन को देखें तो हमारा ऑप्शन क्या है, फर्स्ट इंपोर्ट बिकम कॉस्टलियर। ठीक है, सेकंड क्या है, इंपोर्ट और चीपर, तो हमारा इंपोर्ट तो चीपर नहीं है। यहाँ पे एक्सपोर्ट और कॉस्टलियर, हमारा एक्सपोर्ट भी कॉस्टलियर नहीं है क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो चीपर है। ठीक है, जो इंपोर्ट है वो हमारा वो चीपर ना होके वो हमारा इंपोर्ट क्या है, कॉस्टलियर हो जाए, क्योंकि अब जो यूएस से सामान खरीद रहे थे इंडिया के कोई भी व्यक्ति, उसके लिए वो महंगा हो जाएगा, तो हमारा जो इंपोर्ट है वो कम होगा, हमारा इंपोर्ट जो है वो कम होगा और डिवैल्यूएशन की वजह से हमारा इंपोर्ट कम होगा
और जो हमारा एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा डिवेल्युएशन का। अब हम यदि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द फॉलोइंग इज अ डिफरेंट ऑप्शन। इसमें से कौन से इन चारों में से कौन से ऑप्शन जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है इम्पोर्ट कोटा, एंड सेकेंड है फीस, एंड थर्ड जो है वो डिवेल्युएशन है। एंड सॉरी, यहाँ पे थोड़ा बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ये थर्ड रहेगा, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे जो फोर्थ है, यहाँ पे एक्सरसाइज टेक्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या अलग दिख रहा है इसमें से, यदि हम इम्पोर्ट कोटा का यूज किस लिए करते हैं, या फिर फीस जो है उसका, या फिर डिवेल्युएशन। हम ये जो इम्पोर्ट कोटा है, इम्पोर्ट कोटा एंड इम्पोर्ट कोटा हुआ, यहाँ पे डिवेल्युएशन हुआ, डिवेल्युएशन, एंड थर्ड जो है यहाँ पे हम लेते हैं फी का। इन तीनों का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, आप यदि अच्छे से पढ़े होंगे तो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे हम लोग करते हैं किस लिए, इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन में, रिस्ट्रिक्शन के लिए हम लोग इस चीज का यूज करते हैं। और जो हमारा ये एक्सरसाइज टैक्स है, ये हम इंटरनली जो हम लोग किसी गुड्स एंड सर्विसेज का परचेज करते हैं तो एक्साइज टैक्स का हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इन तीनों में से क्या है, ये डिफरेंट है। यहाँ पे जो ऑप्शन फोर्थ होगा वो करेक्ट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री कैन बी रिमूव बाय। जो कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट है वो किससे रिमूव किया जाए या फिर हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड, सेकेंड जो है इंपोर्ट ऑफ गोल्ड, एंड थर्ड जो है इंक्रीज इन इंपोर्ट, एंड फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या है कि बैलेंस बीओपी के डेफिसिट डेफिसिट को रिमूव की बात की जा रही है, रिमूव की, रिमूव। तो आपको पता है कि जब भी हम किसी चीज का इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यदि आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट पता है तो भी आप ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे। यदि हम इंपोर्ट करते हैं तो क्या होगा, इंपोर्ट करेंगे तो हमारे कंट्री के लिए, ये हमारे कंट्री के ग्रोथ के लिए, जो हमारे कंट्री का ग्रोथ जो है वो कम होगा। वहीं हम यदि किसी चीज का एक्सपोर्ट करते हैं तो जब एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर के फॉर्म में हमारे कंट्री में पैसे आएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ग्रोथ है वो इंक्रीज करेगा, या यूं कह ले कि जो सरप्लस है वो जनरेट होगा हमारे कंट्री में। तो जो डेफिसिट है बीओपी का वो अपने आप ही फिलअप हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ना कि इंक्रीज इन इंपोर्ट या फिर इंपोर्ट ऑफ गोल्ड। इंपोर्ट ऑफ गोल्ड से तो होगा नहीं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, द बेसिक बैलेंस ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इंक्लूडेड इन। जो बेसिक बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो चार्ट शीट होता है उसमें क्या इंक्लूडेड होता है, यदि बीओपी का आपको चार्ट याद होगा तो बीओपी के चार्ट में दो टाइप्स होते हैं, एक करेंट अकाउंट होता है एंड जो सेकेंड होता है, सेकेंड आपका कैपिटल अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट। तो करेंट अकाउंट में कौन कौन से जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का हम परचेज करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये सारे के सारे करेंट अकाउंट्स में आते हैं। जो कैपिटल अकाउंट्स में, इसमें हम लोग डेप्ट ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट है, या फिर बोरोइंग है, ये सारी की सारी चीजें इसमें आती है कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, मैं अभी ज्यादा ब्रॉड यहाँ पे नहीं करूंगी, जो क्वेश्चन सॉल्व करना है।
ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम ऑप्शन देखें तो करेंट अकाउंट का बेसिक बैलेंस ऑफ पेमेंट में करेंट अकाउंट होता है, तो हाँ हमें पता है ये भी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट, शॉर्ट टर्म कैपिटल, सारे कैपिटल अकाउंट रहते हैं, तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है, ये भी ऑप्शन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन फोर्थ है ऑल ऑफ दीज, ये करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का फोर्थ सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29। The price at which the Food Corporation of India distributed food grain for maximum distribution is called। जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, जो जिस प्राइस पे डिस्ट्रीब्यूट करती है फूड का, उन उस प्राइस को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है सपोर्ट प्राइस कहते हैं, या फिर कलेक्शन प्राइस कहते हैं, या इशूज प्राइस कहते हैं, या स्टैट्यूटरी मिनिमम कहते हैं। तो यहाँ पे जो जो हम लोग कहते हैं, यदि आपने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे हम लोग इशूज प्राइस के नाम से जानते हैं। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको अच्छे से पढ़ना ही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 जो है, कस्टम यूनियन इज रिलेटेड टू। जो कस्टम यूनियन है वो किससे रिलेटेड है? यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट सेकेंड बेस्ट थियरी है वो, या फिर ट्रेड क्रिएशन है, या फिर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। तो पहले तो हम ये चीज समझते हैं कि कस्टम यूनियन है क्या, ठीक है। कस्टम यूनियन, कस्टम यूनियन ये चीज होता है कि कुछ कंट्रीज का समूह होता है, कुछ कंट्रीज रहेंगी, जो इस कंट्री के अंडर जो रहेगा, जो भी कंट्री, तो ये क्या करते हैं, ये आपस में फ्री ट्रेड करते हैं। लेकिन जो अदर कंट्री, जो इस कंट्री का मेंबर है, इस मेंबर को छोड़ के यदि वो अदर कंट्री से किसी गुड्स एंड सर्विस का परचेज करते हैं, तो ये कॉमन टैक्स लगाते हैं, कॉमन टैक्स, ठीक है। और ये अपने में यदि ट्रेड करते हैं, तो ये एक तरह से यूनियन बना लेते हैं और ये फ्री ट्रेड करते हैं, ठीक है, फ्री ट्रेड। और ये जो कस्टम यूनियन जो है, ये ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्शन, ये ट्रेड क्रिएट भी करते हैं एंड ट्रेड डाइवर्जन डाइवर्जन दोनों इफेक्ट पे वर्क करता है, ठीक है। और ये जो कस्टम यूनियन है ना, एक तरह से ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का भी पार्ट है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अब यदि मैं ये कह रही हूँ कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का पार्ट है, तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का जो है, यदि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, तो फर्स्ट इसमें आता है फ्री ट्रेड आता है, देन कस्टम यूनियन आता है, कॉमन मार्केट आता है, सॉरी, ठीक है, कॉमन मार्केट, देन आपका आता है कस्टम यूनियन, इसके बाद से आएगा इकोनॉमिक यूनियन, इसके बाद से और साथ चलते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओनली कस्टम यूनियन की बात करते हैं। जो कस्टम यूनियन के अंतर्गत ये भी आता है, सेकेंड बेस्ट थियरी भी आती है, ट्रेड क्रिएशन इफेक्ट भी आता है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी आता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा फोर्थ ऑल ऑफ दिस, ये करेक्ट होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 को देखें। तो यहाँ पे रीजन फॉर टैरिफ, टैरिफ का क्या रीजन है? यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट देयर इज ए इंक्रीज इन द सरप्लस ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर का सरप्लस इंक्रीज हो रहा है, एंड सेकेंड जो है द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट इंक्रीजेस, एंड थर्ड जो है द सरप्लस ऑफ डोमेस्टिक कंज्यूमर डिक्रीजेस। जो डोमेस्टिक कंज्यूमर का सरप्लस है वो डिक्रीज हो जा रहा है टैरिफ की वजह से। यहाँ अब फोर्थ जो है ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे हम पहले टैरिफ के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर यहाँ पे ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। तो टैरिफ स्पेसिफिक लगाया किस चीज पे जाता है, या फिर गवर्नमेंट किस चीज पे इम्पोज करना चाहते हैं? तो टैरिफ जो है हमेशा इम्पोर्ट गुड्स पे लगते हैं। इम्पोर्ट इम्पोर्टेड गुड्स जो हैं, यदि हम बाहर किसी कंट्री से परचेज कर रहे हैं, तो उस पे हम गवर्नमेंट जो है वो टैरिफ इम्पोज कर देती है, क्योंकि वो उनका मेन मोटिव होता है कि जो डोमेस्टिक डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं,
इंडस्ट्री जो है उनको प्रोटेक्शन के लिए वो इम्पोर्ट जो टैरिफ है उसको इम्पोज कर देती हैं। यहाँ पे यदि फॉर एग्जांपल आप ले लें, ये इंडिया है। अ, इंडिया जो है वो फोर व्हीलर का फोर व्हीलर्स कार जो है उनका इम्पोर्ट कर रही है। आप यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे जर्मनी से। ठीक है, यदि वो जर्मनी से फोर व्हीलर कार इंपोर्ट करे तो यहाँ पे इंडिया के जो कस्टमर है, मान लीजिए कोई इंडिया का कस्टमर है, तो इंडिया की जो फोर व्हीलर कंपनीज है वो कौन सी हैं? यहाँ पे टाटा है, महिंद्रा है, और यदि हम जर्मनी की फोर व्हीलर कंपनीज की बात करें तो यहाँ पे फोर्ड हो जाएगी, टोयोटो है। ठीक है, टोयोटो। तो यहाँ पे क्या है कि इंडिया के जो ये कंज्यूमर हैं, इनके पास क्या है कि ऑप्शन है, या फिर तो वो इंडिया से परचेज करे यदि टैरिफ नहीं लगा है तो, या फिर तो जर्मनी से। मान लीजिए कि जर्मनी में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है इनका, या फिर इनकी जो प्राइस है फोर्ड की या फिर टोयोटो की, तो मान लीजिए कि 140, मैं अभी ऐसे करोड़ में नहीं, ऐसे में लिख देती हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, मान लीजिए 140 रुपए लग रहा है। ठीक है, और प्लस ये लोग ट्रेवल कॉस्ट इंक्लूड कर दे रहे हैं, ट्रेवल कॉस्ट। ठीक है, अभी तो इंडिया के कंज्यूमर के पास क्या, डोमेस्टिक कंज्यूमर के क्या पास क्या ऑप्शन है? या फिर तो वो टाटा से फोर व्हीलर ले, या फिर महिंद्रा से ले, या फिर फोर्ड ले, या फिर टोयोटो ले। तो ये जो है कन्वीनियंस पड़ रहा है इंडियन कंज्यूमर को। यहाँ पे ऑप्शन भी है इनके पास, चार ऑप्शन हो जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही इंडिया क्या है कि टैरिफ इम्पोज कर दे रही है, जो इंपोर्ट कर रहे हैं फोर व्हीलर या लग्जरीज गुड्स है, तो यहाँ पे जो उसके इंपोर्ट पे यदि वो टैरिफ लगा दे रही है 35% या फिर 40% तक का, तो अब क्या हो जाएगा, तो जो पहले 140 रुपए प्लस ट्रैवल कॉस्ट लगता था, अब प्लस 35% और लगेगा। तो जो इंडियन कंज्यूमर है यहाँ पे इंडिया में बैठ के जो जर्मनी का कार आसानी से परचेज कर लेता था कम दाम में, अब उसके लिए क्या होगा? अब उसे ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो उसके पास ऑप्शन तो यही दो बचेगा ना। तो जो इन जो डोमेस्टिक आप यूं कह ले, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनका भी इम्प्रूव कर रही है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी इम्प्रूव कर रही है या फिर ग्रोथ कर रही है। गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी टैरिफ की वजह से गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज कर जा रही है। ठीक है, प्रोड्यूसर का भी सरप्लस हो रहा है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर का सरप्लस हो रहा है। अब प्लस क्या हो रहा है यहाँ पे? प्लस नहीं, ये कह रहे कि आप माइनस, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, डोमेस्टिक कंज्यूमर, एक तो उनको जो उनको चॉइस थी पहले चार कार का परचेज कर रहे थे, अब उनके पास ये दो खत्म हो गई, बस यही दो है। या फिर तो आप टाटा कर दो या फिर महिंद्रा। और ऊपर से इनको क्या हो रहा है, कंज्यूमर का जो सरप्लस है, सरप्लस जो है यदि वो परचेज कर रहे हैं वो भी कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो टैरिफ की वजह से यहाँ पे जो रीजन दिया है, तो ये सारे के सारे जो है रीजन, देयर इज इंक्रीज इन सरप्लस ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर का सरप्लस तो इंक्रीज होगा ही टैरिफ की वजह से, एंड प्लस गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि वो पहले से ज्यादा उन्हें टैक्स के रूप में मिलेगा। एंड सरप्लस ऑफ डोमेस्टिक कंज्यूमर डिक्रीज, तो ऑब्वियस सी बात है कि सरप्लस जो है डोमेस्टिक कंज्यूमर का डिक्रीज होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज, ये सही होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 32 को देखें। द इंटरनेशनल लिक्विडिटी रिफर्स टू, इंटरनेशनल लिक्विडिटी है वो क्या रिफर करती है? यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है इंटरनेशनल गोल्ड रिजर्व, एंड सेकंड है इंटरनेशनल ट्रेड, एंड थर्ड जो है फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई, एंड फोर्थ है नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेशनल लिक्विडिटी की बात करें तो यदि हम इंटरनेशनल लिक्विडिटी से आप क्या समझ रहे हो? इंटरनेशनल लिक्विडिटी हम लोग यूज करते हैं इस कॉन्सेप्ट में कि यदि हम किसी भी कंट्री से कोई भी गुड्स एंड सर्विस जो है, गुड्स एंड सर्विस
यदि हम परचेज कर रहे हैं किसी भी कंट्री से यदि परचेज कर रहे हैं, उसका पेमेंट यदि हम लोग यदि ऑन द स्पॉट कर दिया, फिर कभी भी जिससे हम लोग किसी चीज का परचेज करने के बाद से एक्सचेंज करें, उसे हम इंटरनेशनल लिक्विडिटी के रूप में जानते हैं, जिसमें गोल्ड आ जाता है, गोल्ड आता है, फॉरेन एक्सचेंज आती है, फॉरेन एक्सचेंज जितनी भी है, डॉलर है या फिर यूरो है, युआन है, ये सारी की सारी चीजें जो है इसमें आ जाती हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लिक्विडिटी के रूप में। और यहाँ पे यदि हम देखें, यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड की जो बात कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल ट्रेड तो नहीं हुआ, ट्रेड में ही तो हम करते हैं, तो इंटरनेशनल लिक्विडिटी करते हैं, तो उसको इसमें तो इंक्लूड नहीं करेंगे ना हम, ये हमारी लिक्विडिटी थोड़ी है, तो हम ट्रेड कर ही रहे हैं किसी गुड्स के लिए। यहाँ पे जो ऑप्शन है, दो यहाँ पे है ऑप्शन, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं दो पे, कि ये भी होगा वो भी होगा, कौन सा होगा। इंटरनेशनल गोल्ड रिजर्व है, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई है। यदि इंटरनेशनल गोल्ड रिजर्व है, तो ये क्या है कि इंटरनेशनल गोल्ड रिजर्व जो फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई के अंदर इंक्लूसिव है। यदि हम फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई की बात करें, तो इसमें हम सबकी बात कर रहे हैं, इसमें हम डॉलर की भी बात कर रहे हैं, यूरो की भी बात कर रहे हैं, हम गोल्ड की भी बात कर रहे हैं, युआन की भी बात कर रहे हैं, मतलब जितने भी हम फॉरेन एक्सचेंज से किसी गुड्स को हम परचेज कर ले रहे हैं या फिर अपना कहीं भी एक्सचेंज कर ले रहे हैं, ये सारी की सारी फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई के अंतर्गत ही आ जा रही है। तो यहाँ पे हम गोल्ड रिजर्व को ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं मानेंगे। यहाँ 32 का जो आंसर होगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सॉरी 32 का जो ऑप्शन थर्ड है वो सही होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 33। तो यहाँ पे है 33, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईएमएफ द करेक्ट स्टेटमेंट इज। आईएमएफ के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? तो यहाँ पे फर्स्ट है, इट गिव्स लोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्री, क्या ये डेवलपिंग कंट्री को लोन देती है? एंड सेकेंड है, इट गिव्स द लोन टू द रिमूव ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसइक्विलिब्रियम को रिमूव करने के लिए लोन देती है? एंड थर्ड जो है, इट गिव्स द लोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, क्या ये लोन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को देती है डेवलपमेंट के लिए, या फिर यहाँ पे ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, इन तीनों में से सभी। ठीक है, तो आप आईएमएफ के बारे में यदि आप जानते होंगे, तो आपको पता होगा कि जो आईएमएफ है वो लोन प्रोवाइड करती है अपने इकोनॉमी के बीओपी के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, कि मतलब बीओपी को सही किया जा सके। तो ये हमेशा यहाँ पे जो है, ये हमेशा लोन प्रोवाइड करते हैं, रिमूव द डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब भी डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है, उसको फुलफिल करने के लिए आईएमएफ लोन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेकंड होगा वो सही होगा। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि क्या आईएमएफ का लोन जो है वो फेवरेबल होता है कंट्रीज के लिए, क्या ग्रो उनके लिए? तो कभी भी आईएमएफ का जो लोन जिस कंट्री के पास ज्यादा होगा, इसका मतलब ये चीज है कि वो कंट्री का जो बीओपी है, उसकी जो बीओपी है वहां पे बहुत डिसइक्विलिब्रियम चल रहा है, इसलिए वो आईएमएफ से लोन उठाया हुआ है। जैसे कि अभी आपका पाकिस्तान है, उसका लोन जो है आईएमएफ में बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उसकी जो इकोनॉमी है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, आप रिसेंट चीजों से कनेक्ट करके यदि क्वेश्चन देखते हैं तो अच्छे से क्लियर होगा। अब हम क्वेश्चन 34 को देखें, तो यहाँ पे 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है गेट के बारे में? तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है, गेट वन नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी, एंड सेकंड है डब्ल्यूटीओ इंक्लूड द क्लॉथिंग बिजनेसेस, एंड थर्ड है WTO इंक्लूड द एग्रीकल्चर ट्रेड, एंड फोर्थ जो है ऑल ऑफ द एबव। तो यदि आप यहाँ पे तो मैं पूरा अच्छे से नहीं बता पाऊंगी, यदि आप WTO के बारे में पढ़ा होगा, या फिर पहले गेट ही था, वो बाद में WTO में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन
ठीक है। जो बाद में सॉरी गेट जो था वो बाद बाद में डब्ल्यूटीओ में कन्वर्ट हो गया, और उसमें जितने भी ट्रेड्स होती हैं वो उसमें इंक्लूडेड होती हैं, चाहे वो क्लॉथिंग हो या फिर एग्रीकल्चर हो या फिर अदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज वगैरह की जो ट्रेड्स होती हैं वो इसके अंतर्गत ही आती हैं। तो जो गेट था वो वैधानिक बॉडी तो था नहीं, और गेट जो था 1945 में स्टैब्लिश हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और जो डब्ल्यूटीओ था उसको 1995 में बनाया गया था। और तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ये, यहाँ पे जो ऑप्शन है डब्ल्यूटीओ और गेट के बारे में, ये सब के सब सही है। यहाँ पे ऑप्शन जो है वो फोर्थ सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 35, with the reference to the model of economic growth, which of the following is a different option? इनमें से कौन से डिफरेंट ऑप्शन है इस इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल में? यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है डुअल रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड सेकेंड जो है नाइफ एज प्रॉब्लम, एंड थर्ड है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड फोर्थ है स्टेबिलिटी। ठीक है। तो यहाँ पे यदि आपको डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स या फिर ग्रोथ के मॉडल्स को आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यदि आप इकोनॉमिक ग्रोथ के मॉडल के लिए आपने पढ़ा होगा तो आप हैरोल्ड एंड डोमर, हैरोल्ड एंड डोमर के मॉडल को तो आप पढ़े ही होंगे, और ये क्वेश्चन भी हैरोल्ड डोमर के मॉडल से ही उठा के पूछा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ के मॉडल में इनमें से कौन सा इसमें से डिफरेंट है? तो स्पेशली ये हैरोल्ड डोमर का मॉडल ही है। तो यहाँ जो हैरोल्ड का मॉडल था वो डुअल इन्वेस्टमेंट की बात करता था, डुअल रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये था, यदि इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट यदि इंक्रीज हो रही है तो इससे करस्पॉन्डिंग होगा ये कि हमारा जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगा। इनकम के इंक्रीज होने से होगा ये कि हमारी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। यदि प्रोडक्टिव कैपेसिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी देन हम फिर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर देंगे। तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट क्या है, एक बार तो इनकम जनरेट कर रहा है, और इनकम जनरेट की वजह से प्रोडक्टिव कैपेसिटी हो रही है, और प्रोडक्टिव कैपेसिटी की वजह से हम फिर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दे रहे हैं। इसका मतलब कि इन्वेस्टमेंट एक साथ डबल काम कर रहा है, एक तो इनकम बढ़ा रहा है, दूसरा प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी बढ़ा रहा है। ठीक है। तो ये हुआ हमारा डुअल रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट का। एंड सेकेंड है जो नाइफ इस प्रॉब्लम की बात करता है, जो डोमर का जो हेरॉड डोमर का, स्पेशली जो हेरॉड का मॉडल है और डोमर का भी मॉडल है, उन दोनों के मॉडल में क्या है कि जो वारंटेड ग्रोथ रेट है और जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है एंड नेचुरल ग्रोथ रेट जो है, जो नेचुरल ग्रोथ रेट है और जो वारंटेड ग्रोथ रेट है, सॉरी, एक्चुअल ग्रोथ रेट और जो नेचुरल ग्रोथ रेट है, यहाँ पे यदि हम अच्छे से इसको मैं लिखूं, यहाँ पे जो है एक्चुअल ग्रोथ रेट इज इक्वल टू वारंटेड ग्रोथ रेट एंड इज इक्वल टू नेचुरल ग्रोथ रेट। यदि ये तीनों एक साथ आ जाते हैं तो ये नाइफ एज इक्विलिब्रियम का सिचुएशन क्रिएट होता है, नाइफ एज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। या फिर यूं कह ले कि जब इकोनॉमी इससे थोड़ा भी इधर उधर आती है तो वो डिसइक्विलिब्रियम के सिचुएशन में आ जाती है। तो जो इकोनॉमी होती है वो थ्रू आउट द डिसइक्विलिब्रियम में ही रहती है, वो कभी स्टेबल नहीं रहती है, एक जगह रुकी नहीं रहती है। वो
स्टेबल टू अनस्टेबल, अनस्टेबल टू स्टेबल होती ही रहती है। तो इनका जो ओवरऑल जो मॉडल है ना वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है, ना कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, जो डिफरेंट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे जो ऑप्शन है स्टेबिलिटी का जो ऑप्शन है वो डिफरेंट है यहाँ पे। यदि आपको हेराडोमर का मॉडल क्लियर होगा तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 36 को देख। द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इन हेरोड इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल इज। हेरोड इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल में प्रोडक्शन फंक्शन का क्या फॉर्म्स है? यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट फिक्स फैक्टर रेशियो है, सेकंड है वेरिएबल फैक्टर रेशियो है, एंड थर्ड है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, एंड फोर्थ है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम आप यदि हेराड का ग्रोथ मॉडल आपको पता होगा या फिर उनके एजम्पशंस जो हैं यदि आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, क्योंकि हेरोड ने जो फैक्टर का जो रेशियो लिया था तो उनका जो था कि फिक्स फैक्टर ढूंढ लिया था। इसका मतलब ये है कि यदि वन इनपुट ऑफ यदि वो लेबर का यूज कर रहे हैं, वन इनपुट ऑफ लेबर का यूज कर रहे हैं तो उसके सेम प्रोपोर्शन में वन इनपुट ऑफ वो कैपिटल का भी यूज करता था। ये उनके एजम्पशंस में है। ठीक है, तो यदि वो 2 यूनिट ऑफ लेबर का यूज कर रहा है तो सेम 2 यूनिट ऑफ वो कैपिटल का। इसका मतलब जो है कि वो जो रेशियो ले रहे हैं वो फिक्स ले रहे हैं। ठीक है, ये उनका एजम्पशंस है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट होगा वो फिक्स फैक्टर रेशियो, ये करेक्ट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 37 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? फर्स्ट है हेरोड मॉडल इंक्लूड द टेक्निकल कोफिशिएंट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशियो, एंड सेकंड है डोमर मॉडल इंक्लूड टू टेक्निकल कोफिशिएंट इन फॉर्म ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशियो, एंड थर्ड है टेक्निकल कोफिशिएंट इन हेरोड मॉडल ऑफ प्रोडक्ट्स कैपिटल रेशियो इंक्लूड इन द फॉर्म। ठीक है, एंड फोर्थ है डोमर मॉडल इंक्लूड द टेक्निकल कोफिशिएंट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल लेबर रेशियो। ठीक है, तो आपको ये चीज तो क्लियर हो गया होगा कि पीजीटी के लिए आपको हेरोल्ड डोमर का ग्रोथ मॉडल बहुत जरूरी है। देखिए अभी इसी में कितना ज्यादा हेरोल्ड डोमर के मॉडल से ही पूछा है। ठीक है, तो यदि इसके लिए तो आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए तो ही आप कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है फर्स्ट ये करेक्ट होगा 37 का। हेरोल्ड मॉडल इंक्लूड द टेक्निकल कोएफिशिएंट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशियो पे। ठीक है, ये सही है। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखें। तो 38 है ये भी, इक्विलिब्रियम ग्रोथ रेट इज अचीव्ड इन ए हेरोल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल। हेरोल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल में जो इक्विलिब्रियम का अचीव किया जाता है किसके बेसिस पे? तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑन द बेसिस ऑफ डुअल रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से, या फिर सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की वजह से, एंड थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इन्वेस्टमेंट। डिमांड एंड सप्लाई की इक्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से, या फिर यहाँ पे है फोर्थ नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो 38 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, यदि उनका आपको जो एजम्पशन है वो याद होगा तो यहाँ पे जो ओवरऑल ग्रोथ का जो मॉडल है हेरोल्ड का वो चलता है डुअल रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है फर्स्ट वो करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। आरबीआई, द रेट एट विच इट lends to the other bank is called the rate। आरबीआई जिस रेट पे बैंक्स को, अदर बैंक्स को जो लोन प्रोवाइड करती है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है रेपो रेट, एंड थर्ड यहाँ पे जो सेकेंड है यहाँ पे बैंक रेट है, एंड थर्ड है रिवर्स रेपो रेट, एंड फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो जब आरबीआई आरबीआई जब लैंड करती है अदर बैंक्स को तो टू टाइप्स में करती है। ठीक है, एक बार हम रेपो रेट कहते हैं इसे, रेपो रेट,
और एक बार वो बैंक रेट के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो जो वो बैंक रेट में लैंड करते हैं किसी भी तो ये तो जो रेट है ना, ये लॉन्ग टर्म जब लोन प्रोवाइड करती हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स जब वो देती हैं, तो वो बैंक रेट के फॉर्म में देती हैं। और इस पे जो क्या है ना, किसी भी सिक्योरिटी को, किसी भी बैंक को कोई सिक्योरिटी सेंट्रल बैंक के पास या फिर आरबीआई के पास रखने का कोई जरूरत नहीं होता है। लेकिन वो जब वो रेपो रेट जब वो रेपो रेट पे देती है लोन, तो स्पेशली आपको सिक्योरिटी मोर्टगेज के रूप में रखने पड़ते हैं, ठीक है। या फिर तो और इस रेट पे क्या है, ये शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है आपको। कोई भी शॉर्ट टर्म यदि किसी बैंक को यदि अचानक से बैंक खराब परफॉर्मेंस दे रही है या फिर उसके जो फंड्स हैं वो कम हो गए, तो वहां पे क्या होगा, यदि वो आरबीआई से लोन लेते हैं तो वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन जो है वो रेपो रेट के उस पे दिया जाता है, जो रेट वो तय करती है उस पे दिया जाता है। और हमेशा जो है रेपो रेट जो है वो रेपो रेट जो है कम रहता है बैंक रेट से। इसका मतलब ये है कि जो बैंक रेट है वो हमेशा ज्यादा रहता है। यदि आप आरबीआई का जो लिस्ट निकलता है, वो जो निकालते हैं यहाँ पे रेपो रेट क्या चल रहा है प्रेजेंट में, अभी क्या चल रहा है आपको यदि नहीं याद है तो मैं बताती हूँ। जो प्रेजेंट में रेपो रेट जो है आरबीआई का, वो चल रहा है 6.50%, ठीक है। और यहाँ पे जो बैंक रेट है, बैंक रेट बैंक रेट है 6.75, ठीक है। अभी मैं आपको बता रही थी ना कि हमेशा जो बैंक रेट होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। और जो रेपो रेट होता है वो कम होता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है और इसमें सिक्योरिटीज की जरूरत होती है। और जो बैंक रेट होता है वो लॉन्ग टर्म्स के लिए होती है और इसमें कोई किसी भी सिक्योरिटी की किसी भी बैंक को जरूरत नहीं पड़ती है कि आरबीआई के पास कोई सिक्योरिटी वो लोग रखते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे एक और है, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट चलता है 3.35। तो ये रिवर्स रेपो रेट जब बैंक जो है बैंक्स जो हैं वो लैंड करती हैं मनी को आरबीआई को या फिर सेंट्रल बैंक को, ठीक है। बैंक यदि वो करती है या फिर बैंक से जब आरबीआई उधार लेता है तो वो रिवर्स रेपो रेट पे लेता है, और जो रिवर्स रेपो रेट है वो रेपो रेट एंड बैंक रेट दोनों से कम होती है, ठीक है। तो ये अब प्रेजेंट में क्या रेट चल रहा है ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। एंड सेकेंड, आपको ये ध्यान रखना है कि रेपो रेट या फिर रिवर्स रेपो रेट या बैंक रेट किसे कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 40 है, द डिफरेंट ऑप्शन इज, इन चारों में से कौन सा डिफरेंट है। तो फर्स्ट है यहाँ पे नाबार्ड, थर्ड सेकंड है आईडीबीआई एंड थर्ड है एसआईडीबीआई, इसे हम सिड भी पढ़ते हैं, एंड फोर्थ है सेबी। तो आपको यदि इसका फुल फॉर्म भी पता होगा ना तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर पाओगे। यदि हम इसके सारे के फुल फॉर्म को देखें, क्योंकि कभी कभी तो यहाँ पे तो बहुत इजी है इस चीज को समझना कि इसमें से कौन से डिफरेंट है, क्योंकि जो नबार्ड है या फिर आईडीबीआई है या सिडबी है, ये तीनों की तीनों बैंक हैं, ठीक है। ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं, ये बैंक है। और जो सेबी है, ये आपके जो कैपिटल मार्केट है, जो एक्सचेंज है या फिर उस चीज को वो रेगुलेट करता है। सेबी जो है आपके सेकेंडरी जो मार्केट है उसको रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म होता है सेबी का सिक्योरिटी सिक्योरिटी एंड
एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। अब इसके साथ आपको एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा, मे भी पूछ दे कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। ठीक है, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट जो डेट है वो है 12 अप्रैल 1988। ठीक है। और इसमें एक चीज और है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा, और ये जो सिडबी है, सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और जो सिडबी है वो लोन किसको प्रोवाइड करती है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं उनको लोन प्रोवाइड करती है। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट डेट है वो है 2 अप्रैल 1990। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये भी पूछता है, अक्सर पूछता है सिडबी का हेडक्वार्टर, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है, लखनऊ है इसका हेडक्वार्टर, लखनऊ। ठीक है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देखें आईडीबीआई का, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट डेट है 1 जुलाई 1964 है। और इसका जो हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई। ठीक है। और नाबार्ड आपको पता ही होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लोन्स प्रोवाइड करती है, और इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट डेट था ये है 12 जुलाई 1964। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है मुंबई। तो यहाँ पे एक चीज आपने देखा कि जो नाबार्ड है या जो आईडीबीआई है, एनसीबी है, इन तीनों का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई है, और सिडबी का एक अलग है, लखनऊ है। तो आप ऐसे करके कुछ ट्रिक अपना के आप इसका मतलब अच्छे से याद कर सकते हो एग्जाम्स के लिए। छोटे 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 जो ट्रिक्स होते हैं ना वो बहुत काम आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 41। द इंस्टीट्यूशन विच कैलकुलेट द नेशनल इनकम इन इंडिया। इंडिया में जो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन होता है वो कौन करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट प्लानिंग कमीशन, एंड सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड थर्ड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड फोर्थ है सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो बहुत बेसिक सा है क्वेश्चन, यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, सेंट्रल सीएसओ करता है हमारे यहाँ नेशनल इनकम का। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखें, क्वेश्चन नंबर 42। द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द टोटल सेविंग इन इंडिया इज। जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर जो होता है सेविंग का वो कौन है, यहाँ पे ऑप्शन है बाय फर्स्ट जो है बाय डोमेस्टिक सेक्टर, एंड सेकेंड जो है बाय प्राइवेट कॉर्पोरेट, एंड थर्ड है बाय द पब्लिक सेक्टर, एंड फोर्थ है बाय द फॉरेन सेक्टर। तो लार्जेस्ट शेयर कौन करता है सभी का, यहाँ पे डोमेस्टिक सेक्टर जो है सबसे ज्यादा शेयर करता है, सेव करता है, क्योंकि
उन्हीं को तो सबसे ज्यादा सेव करना रहता है, डोमेस्टिक सेक्टर्स को। तो यहाँ पे जो 42 का जो ऑप्शन होगा ना फर्स्ट, ये करेक्ट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 43। IRDA इज रिलेटेड टू। IRDA जो है वो किससे रिलेटेड है? देखिए यहाँ पे भी ये आपको फुल फॉर्म पता है तो आप इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से कर पाओगे। देख रहे हो कि आपको जो फुल फॉर्म से रिलेटेड जितने भी हैं क्वेश्चन, उसको आप याद रखिए। पीजीटी में बहुत पूछता है, बहुत बेसिक बेसिक्स पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ का इसका जो फुल फॉर्म होगा, इंश्योरेंस इंश्योरेंस रेगुलेटरी रेगुलेटरी होगा। रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, और जो यहाँ पे है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और जो जो एक्ट ये फॉर्म हुआ था 1999 में। ये स्पेशली तब हुआ था ना कि जब ग्लोबलाइजेशन हुआ 1990s में। उसके बाद से जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी, प्राइवेट जो इंश्योरेंस कंपनीज थी, वो मार्केट में आने लगी। उसको रेगुलेट करने के लिए एक मल्होत्रा कमिटी का गठन किया गया था, और उन्हीं के द्वारा ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी के बारे में प्रपोजल दिया गया। फिर ये इस पे एक्ट बना, एंड देन LIC GIC वगैरह हमारे इंडिया में आए। ठीक है, तो यदि फुल फॉर्म भी पता रहेगा ना IRDA का, तो आप ये इजीली कर पाओगे। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, ये थर्ड है। तो यहाँ पे जो सेकंड है ना, फ्रॉम द इंश्योरेंस सेक्टर, ये सही होगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 44 को देखें। नेशनल डिसइन्वेस्टमेंट फंड इज रिलेटेड टू। जो नेशनल डिसइन्वेस्टमेंट फंड है वो किससे रिलेटेड है? यहाँ पे ऑप्शन है फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर, एंड सेकंड है फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, एंड थर्ड जो है फ्रॉम बोथ एंड नन ऑफ द अबव। यदि आप डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब भी समझ रहे होंगे ना, तो इस क्वेश्चन को आप कर ले जाओगे। ठीक है, नेशनल डिसइन्वेस्टमेंट फंड जो है वो गवर्नमेंट किस लिए करती है? वो जो पब्लिक सेक्टर है ना, उनका यदि हर बजट में एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक मतलब आप यूं कह ले कि उस पे भी एक प्रोजेक्ट बना रहता है कि किस किस चीजों का डिसइन्वेस्टमेंट करता है, या फिर कौन सी जो पब्लिक सेक्टर से जो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही है, या फिर उसका मैनेजमेंट खराब है, उसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ हिस्से को प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो बेच देती है। जैसे कि अभी एयर इंडिया को डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया था, प्राइवेट सेक्टर को कर दिया गया है। अभी आप न्यूज में बहुत बार सुने हो कि रेलवे के अभी डिसइन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। तो उसमें क्या है कि वो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो जो मैनेजमेंट है पब्लिक सेक्टर में जो बिगड़ा हुआ है, उसको सुधारा जाए और अच्छे से किया जाए। इसकी वजह से वो हर ईयर क्या करती है, वो कुछ कुछ चीजों का डिसइन्वेस्टमेंट करती रहती है। तो नेशनल डिसइन्वेस्टमेंट फंड जो है वो पब्लिक सेक्टर के लिए बनाया गया है। यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट है वो सही होगा, फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45। प्रेजेंटली द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज हैपेंस। तो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन किसका है नेशनल इनकम में? तो ये तो एक तो स्पेशली आपको ये चीज सेंसस वगैरह जितने भी हैं उसको ध्यान रखना है पीजीटी के लिए। दूसरा जो हमारा हर साल जो बजट आता है उसको ध्यान रखना है, जिससे कि पीजीटी का जो क्वेश्चन है ना, इन सब चीजों को बहुत पूछता रहता है, तो ये चीज ध्यान रखना होगा। तो लार्जेस्ट शेयर किसका रहता है? तो यहाँ पे है बाय द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का जो शेयर है वो
बहुत ज्यादा रहता है। और हुआ ये था कि जब लॉकडाउन था तो उसमें एग्रीकल्चर जो सेक्टर था उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा था। और उसके बाद से जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ, लॉकडाउन खत्म होने के बाद से जो 2021-22 वाला जो डाटा था उसमें इंडस्ट्री सेक्टर का जो था शेयर वो फिर बढ़ा था। लेकिन कोरोना के पहले एंड उसके बाद से अभी जो है वो सर्विस सेक्टर में उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। और ये 2011 का यदि हम क्वेश्चन करा रहे हैं तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे जो है बाय द सर्विस सेक्टर ये करेक्ट होगा, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 46 को देखें। द स्टेट ऑफ इंडिया हुज पर कैपिटा इनकम इज मिनिमम। पर कैपिटा इनकम जो है किस स्टेट का मिनिमम है, इसके लिए आपको क्या है कि सेंसस 2011 जो है आपको यहाँ पे सेंसस से ना 2011 में बहुत क्वेश्चन है क्योंकि उसी साल सेंसस फॉर्म हुआ था। इसकी वजह से उसमें से क्वेश्चन बहुत पूछे हैं। आगे की जो क्लासेस होंगी उसमें भी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम मिनिमम की बात कर रही है तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ना फर्स्ट बिहार का है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मैक्सिमम किसका है, पर कैपिटा इनकम मैक्सिमम किसका है। तो पर कैपिटा इनकम जो मैक्सिमम है वो गोवा का है। ठीक है, अभी भी इस बार यदि पीजीटी होता है तो आपको क्वेश्चन जो उठाएंगे क्योंकि सेंसस तो अभी फॉर्म हुई नहीं है और पब्लिश भी नहीं हुई है। तो 2011 वाला जो सेंसस है उसी से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 47। द बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट शेयर इन टोटल डेफिसिट। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बजट जो तैयार होती है उसमें लार्जेस्ट शेयर जो है डेफिसिट का उस किसका रहता है। यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट रेवेन्यू डेफिसिट रहता है, एंड सेकंड है मॉनेटरी डेफिसिट, एंड थर्ड है प्राइमरी डेफिसिट, एंड फोर्थ है फिस्कल डेफिसिट। तो किसका डेफिसिट का जो शेयर है सबसे ज्यादा रहता है ये पूछा है उसमें। तो यदि आप उसको देखेंगे, उसके चार्ट को देखेंगे या फिर जो हमें जो गवर्नमेंट बजट निकालती है उसमें जो शेयर निकालते हैं कितना परसेंट किसका शेयर है, तो वहां पे आपको पता चलेगा जो फिजिकल डेफिसिट है उसका शेयर जो है सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, टोटल डेफिसिट का। तो यहाँ यहाँ पे जो 47 का ऑप्शन है फोर्थ ये करेक्ट होगा। अब हम यदि क्वेश्चन नंबर 48 को देखें। आशा आशा स्कीम इन इंडिया इज रिलेटेड टू। जो आशा स्कीम है वो इंडिया में किससे रिलेटेड है। यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस इन रूरल एरिया, एंड सेकेंड है वुमेन एम्पावरमेंट इन रूरल एरिया, एंड थर्ड जो है वो चाइल्ड वेलफेयर इन रूरल एरिया, या फिर फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव। इसके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम आशा का फुल फॉर्म जानते हैं। आशा, तो आशा का जो फुल फॉर्म है वो है एक्रेडिएशन एक्रेडिएटेड सोशल हेल्थ हेल्थ एक्टिविटीज। ठीक है, जो आशा जो हर गांव में रखी जाती है, आप यदि गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि आपके घरों में जो आशा आती हैं जब प्रेग्नेंट कोई रहता है तो, या फिर छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको देख रेख करने के लिए कि क्या हेल्थ की आवश्यकता है उन्हें, इन सब चीजों का चेकअप करने के लिए आती है। या फिर कोई संक्रामक बीमारी है उनको जांचने के लिए या फिर पूरा रिपोर्ट तैयार करती है पूरे गांव का। ये सारी चीजें जो है आशा के द्वारा किया जाता है। और ये स्कीम के अंदर रूरल एरिया की जो हेल्थ सर्विस है वो भी डेवलपमेंट के लिए आता है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी आता है, चाइल्ड का भी वो देख रेख करती है। तो इसका मतलब जो आशा स्कीम है इंडिया की वो इन तीनों उसमें इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव होगा। ठीक है, अब हम यदि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 49।
स्टम्प ड्यूटी इन इंडिया इज, स्टम्प ड्यूटी जो है इंडिया में, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट द कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, एंड सेकेंड है बोथ लेविड एंड कलेक्शन आर डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, एंड थर्ड है levies is done by the state government but the collection done by the central government, एंड फोर्थ है बोथ levies and collection are done by the state government। तो यदि आपको यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टैक्सेस है कौन कौन सी हैं और स्टेट गवर्नमेंट की टैक्सेस कौन कौन सी है, कि कौन सेंट्रल गवर्नमेंट कितने टैक्सेस को कलेक्ट करता है एंड स्टेट गवर्नमेंट कितने टैक्सेस को कलेक्ट करता है, ये सारी यदि आप टैक्सेस के बारे में अच्छे से पढ़े हैं तो यहाँ पे ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट होगा ये करेक्ट होगा कि जो स्टम्प ड्यूटी है वो लेविड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, बट जब कलेक्ट किया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 49 का जो ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट होगा। यदि हम क्वेश्चन 50 की बात करें, फेमा इज रिलेटेड टू, फेमा जो है वो किससे रिलेटेड है, यहाँ पे ऑप्शन है रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एंड सेकेंड है मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और थर्ड जो है अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एंड फोर्थ है प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो यदि फेमा का फुल फॉर्म पता होगा ना, आप क्वेश्चन कर लोगे। फेमा का होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, तो यहाँ से इसके फुल फॉर्म से ही पता है ना कि यहाँ पे मैनेजमेंट की बात हो रही है, और फेरा जो होता है वो रेगुलेशन के लिए बात करता है। तो यदि फेमा की बात हो रही है तो ये मैनेजमेंट की बात हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेकेंड है ये करेक्ट होगा, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, अभी तक हम इस वीडियो में क्वेश्चन 25 से लेकर क्वेश्चन 50 तक को देख एक्सप्लेन किए हैं। इन केस यदि आपको कहीं भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज अपने को लर्नर के साथ शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।